हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज इसी श्रृंखला में, और ये श्रृंखला का आज आखिरी वीडियो दोस्तों। ये टॉपिक बेशक छोटा है अपने आप में, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके पिछला वाला पार्ट जो था वो महिलाओं से संबंधित था, ये भी महिलाओं से संबंधित है, लेकिन वो पिछला जो पार्ट था वो स्वदेशी महिलाओं, ऐसी वीरांगना महिलाएँ, ऐसी क्रांतिकारी महिलाएँ जो स्वदेशी थी। लेकिन आज की जो महिलाएँ हैं ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये लोग, इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं अपने वतन को छोड़ करके भारत के प्रति इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। पूरे सेवा भाव की तरह से इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से क्या किया, समर्पित कर दिया। तो ये विदेशी होते हुए भी इन्होंने भारत के प्रति इतनी आस्था थी कि इन्होंने अपना पूरा जीवन इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है ये भारत को समर्पित कर दिया। पूरी तरह से इन्होंने निष्ठा के साथ, पूरी कर्म निष्ठा के साथ इन्होंने क्या किया कि अपने आप को जो है पूरी तरह से भारत के लोगों के उत्थान के लिए, भारत के लोगों को बेहतर भविष्य के लिए इन्होंने पूरी तरह से जो है संघर्ष किया। तो ये आज का टॉपिक दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेशक छोटा टॉपिक है दोस्तों, देख लेते हैं कौन कौन सी महिलाएँ हैं और इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, क्या क्या इनके द्वारा कार्य किए गए हैं। तो विदेशी महिलाओं में हेलेना ब्लावात्स्की, एनी बेसेंट, भगिनी निवेदिता या सिस्टर निवेदिता भी नहीं कहा जाता है, मैडलिन स्लेड मीराबेन, ये 4 लोग हैं। तो आइए देख लेते हैं इनसे महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से हैं, इन्होंने कौन कौन से कार्य किए। हेलेना ब्लावात्स्की ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये संस्थापिका थी। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की इन्होंने एक शाखा जो थी वो मुंबई में खोल रखी थी। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक शाखा मुंबई में खोल रखे थे। वही थी थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कर्नल अलकाट और हेलेना ब्लावात्स्की दोनों ने मिलकर के प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया था। इन्होंने क्या किया कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसकी एक ब्रांचेज इन्होंने क्या किया, एक शाखा इन्होंने क्या किया, मुंबई में खोल दिया। एक शाखा इन्होंने मुंबई में खोल दिया। इसके प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने क्या किया कि थियोसॉफिट पत्र निकाला। इसके प्रचार के लिए इन्होंने एक पत्र निकाला जिसका नाम क्या था, थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने एक थियोसॉफिट पत्र निकाला। 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अंतर्राष्ट्रीय ब्रांचेज इन्होंने कहाँ स्थापित किया? अड्यार यानी चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय जो था, अंतर्राष्ट्रीय थियोसॉफिकल की अंतर्राष्ट्रीय शाखा जो थी, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांचेज इन्होंने कहाँ किया? अड्यार कहाँ है? तो चेन्नई में। चेन्नई के अड्यार में, या अड्यार के चेन्नई में इन्होंने क्या किया कि अंतर्राष्ट्रीय थियोसॉफिकल सोसाइटी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांच जो थी वो कहाँ स्थापित किया? उसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया? तो चेन्नई में स्थापित किया। हेलेना ब्लावात्स्की ने क्या किया कि 1882 में इन्होंने क्या किया कि इसका मुख्यालय जो था वो कहाँ बनाया इन्होंने? अड्यार में, चेन्नई के अड्यार में। इसके बाद इनका मेन उद्देश्य क्या था? इन्होंने जो कार्य कर रही थी, इनका मेन मोटो क्या था, क्या उद्देश्य था इनका? तो इनका उद्देश्य देख लेते हैं मित्रों। इनका उद्देश्य था धार्मिक शिक्षा और महिला कल्याण, महिलाओं का उत्थान और धार्मिक शिक्षा। इनका 2 मोटो था, महिला कल्याण और धार्मिक शिक्षा। महिला कल्याण और
धार्मिक शिक्षा। इनका ये दो मोटो था, महिला कल्याण और धार्मिक शिक्षा। इसके बाद है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये एक आयरिश महिला थी, आयरलैंड की थी। ये आयरलैंड की महिला थी और 1914 से इन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। 1914 एक ऐसा दौर था जब इन्होंने भारतीय राजनीति में क्या किया, प्रवेश किया। और भारतीय राजनीति में प्रवेश करने के बाद इन्होंने भारत की स्थिति को समझा, परखा, यहाँ के लोगों से बातचीत की, मिली, भ्रमण किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि 1916 में होम रूल का गठन किया। इन्होंने 1916 में क्या किया, होम रूल का गठन किया। इन्होंने 1916 में होम रूल का गठन किया। सितंबर 1916 में होम रूल का गठन किया। सितंबर 1916 में इन्होंने क्या किया, सितंबर 1916 में इन्होंने होम रूल का गठन किया। होम रूल का गठन किया। होम रूल के गठन को लेकर के, होम रूल का गठन जो इन्होंने किया उसके प्रचार प्रसार के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने दो पत्र निकाले, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इन्होंने इसके प्रचार प्रसार किए। होम रूल के प्रचार प्रसार के लिए, होम रूल जिसका इन्होंने 1916 में गठन किया था, सितंबर 1916 में जिसको गठन किया था, उसके प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक ये दो पत्रों के माध्यम से इन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया। इसके बाद इन्होंने इसका जो मुख्यालय था, होम रूल का इन्होंने जो मुख्यालय बनाया वो मद्रास में बनाया। इन्होंने इसका मुख्यालय कहाँ बनाया होम रूल का, तो मद्रास में। होम रूल का मुख्यालय जो था इन्होंने मद्रास में बनाया। मुख्यालय मद्रास में बनाया। होम रूल का इन्होंने जो मुख्यालय बनाया वो मद्रास में बनाया। इनके दो मुख्य सहयोगी थे, बीपी वाडिया। मुख्य जो सहयोगी थे बीपी वाडिया और सीपी रामास्वामी अय्यर। बीपी वाडिया और सीपी रामास्वामी अय्यर। बीपी वाडिया और सीपी रामास्वामी अय्यर ये इनके दो प्रमुख सहयोगी थे, बीपी वाडिया और सीपी रामास्वामी अय्यर, ये इनके दो सहयोगी थे। इसके बाद 1916 में इन्होंने इसका गठन किया होम रूल का। इसके बाद 1917 में इन्होंने इतनी तेज़ी से प्रचार प्रसार किया कि लगभग होम रूल के जो सदस्यों की संख्या थी वो लगभग 27,000 पहुँच गई। होम रूल के सदस्यों की संख्या लगभग कितनी पहुंच गई, तो सदस्यों की जो संख्या है वो लगभग 27,000 27,000 लगभग सदस्यों की संख्या पहुंच गई। किसके, होम रूल के सदस्यों की संख्या। होम रूल के सदस्यों की संख्या कितनी पहुंच गई, तो 27,000। इनमें इसके मुख्य सदस्य में यदि हम देखें तो मुख्य सदस्य कौन कौन से थे, तो इसमें मुख्य सदस्यों में नाम आता है जवाहरलाल नेहरू का, बी चक्रवर्ती, जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती, जे बनर्जी, ये इसके मुख्य सदस्य थे। मुख्य सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती और जे बनर्जी, ये लोग मुख्य सदस्यों में थे। किसके, जो इन्होंने होम रूल का गठन किया था। होम रूल के गठन में इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके बाद है भगिनी निवेदिता या सिस्टर निवेदिता। भगिनी निवेदिता जो थी ये
स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। और ये भी कहाँ के रहने वाली थी, ये भी आयरलैंड की ही रहने वाली थी, आयरलैंड की रहने वाली सिस्टर निवेदिता। यदि इनका हम मूल नाम देखें तो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल इनका मूल नाम था। और भगिनी निवेदिता ये विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने इन्हें ये नाम दिया था, भगिनी निवेदिता। इनका मूल नाम क्या था, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल इनका मूल नाम था। और ये कहाँ की रहने वाली थी, तो ये आयरलैंड की रहने वाली थी, आयरलैंड की रहने वाली थी। और ये पहली ऐसी पश्चिमी महिला थी जिन्होंने भारत की जो परंपरा थी, भारत की जो परंपरा थी उसका, भारत की परंपरा को इन्होंने क्या किया था, फॉलो किया था। भारत की जो एक तरह से मठ की जो व्यवस्था थी, जो मठ की व्यवस्था थी उसको अपनाने वाली ये पहली पश्चिमी महिला थी, भगिनी निवेदिता। और जब ये 1898 में आई, 1898 में जब ये भारत आती हैं तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो उनके गुरु थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा देवी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा देवी। तो सबसे पहले ये शारदा देवी से मिलती हैं, शारदा देवी से मिलने के बाद इन्होंने क्या किया कि शारदा देवी के सहयोग से ही 1898 में शारदा देवी के सहयोग से ही इन्होंने क्या किया, एक विद्यालय स्थापित किया। और उस विद्यालय में एक विद्यालय जो इन्होंने स्थापित किया, उस विद्यालय में ये पढ़ाती क्या थी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, नेचुरल साइंस और इंग्लिश ये पढ़ाती थी। इसके अलावा इनके विद्यालय में जो विधवा महिलाएं होती थी, जो एक तरह से मतलब बेरोज़गार रहती थी, या जो महिलाएं वयस्क भी हो गई थी, तो वो महिलाएं भी इनके विद्यालय में आती थी। वो यहाँ यहाँ आके क्या करती थी, उन्हें ये क्या करती थी, सिलाई सिखाती थी, बुनाई, कढ़ाई, हस्तशिल्प, ये छोटे उद्योग सिखा करके, छोटे कारीगर सिखा करके उन्हें क्या करती थी, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती थी। तो इन्होंने इनकी सेवा भाव को देख करके, और बंगाल में एक बार जब प्लेग की महामारी आई थी, तो इन्होंने इतना बंगाल के लोगों की इतनी सेवा की, जो पीड़ित थे उनकी इतनी सेवा की, यहाँ तक कि जो पीड़ितों के लिए इन्होंने सरकार से मुआवजे की भी मांग की। और इनके सेवा भाव को देख करके लोगों ने इतनी बड़ी इन्हें उपाधियाँ दी। इनके कार्य से प्रभावित होकर के, इनके लगन, कार्य और कौशल को देख करके स्वामी विवेकानंद ने इन्हें शेरनी कह के बुलाया। स्वामी विवेकानंद ने इन्हें क्या कहा, भगिनी निवेदिता को इन्हें शेरनी कहा। स्वामी विवेकानंद ने इन्हें शेरनी कहा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें जगमाता कहा। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें क्या कहा, जगमाता कहा। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें जगमाता कहा, भगिनी निवेदिता को रविंद्रनाथ टैगोर ने जगमाता या लोकमाता कहा। शेरनी, लोकमाता और दीप शिखा। तो शेरनी कह के किसने बुलाया, तो स्वामी विवेकानंद जी ने इन्हें शेरनी कह के बुलाया। और लोकमाता किसने कहा, तो लोकमाता इन्हें आर्यन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। और दीप शिखा किसने कहा, तो दीप शिखा अरविंद घोष ने इन्हें दीप शिखा कहा। इनके कार्य से प्रभावित होकर के लोगों ने इन्हें ये उपाधि दी। इसके बाद 1886 में भारत सरकार इनके कार्यों से प्रभावित होकर के
एक डाक टिकट भी जारी करता है। 1886 में भारत सरकार क्या करता है, भगिनी निवेदिता के नाम से एक क्या करता है, डाक टिकट जारी करता है, डाक टिकट जारी करता है। मात्र 41 वर्ष की अल्प आयु में, मात्र 41 वर्ष की अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। मात्र 41 वर्ष की अल्प आयु में सिस्टर निवेदिता की मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के पास, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के पास विक्टोरिया फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स के पास इनका स्मारक स्थित है। स्मारक, स्मारक विक्टोरिया फॉल्स के पास इनका स्मारक स्थित है। और वो विक्टोरिया फॉल्स कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। ठीक है मित्रों, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में विक्टोरिया फॉल्स के पास इनकी क्या है, इनका स्मारक है, इनकी समाधि है। इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। एक है द वेव ऑफ इंडिया लाइफ, द वेव ऑफ इंडिया लाइफ, द वेव ऑफ इंडिया लाइफ और द मास्टर एज आयशा हिम। इनकी ये दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, द वेव ऑफ इंडिया लाइफ, द वेव ऑफ इंडिया लाइफ, द मास्टर एज आयशा हिम, द मास्टर एज आयशा हिम और द वेव ऑफ इंडिया लाइफ। ये इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तक हैं दोस्तों। मात्र 41 वर्ष की अल्प आयु में इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। और इन्होंने छोटी सी अल्प आयु में इन्होंने इतने बड़े बड़े कारनामे कर दिए, लोगों को इन्होंने इतना प्रभावित किया कि आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्हें कितनी बड़ी बड़ी उपाधियाँ दी गई, कितनी बड़ी बड़ी उपाधियाँ दी गई। इसके बाद हैं अगली मैडलिन स्लेड मीराबेन, मैडलिन स्लेड मीराबेन। मैडलिन स्लेड को मीराबेन नाम महात्मा गांधी ने दिया। मीराबेन का नाम किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने दिया। ये उत्तराखंड के, ये हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी में ये हिंदी सीखने आई थी। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी में इन्होंने क्या किया, ये हिंदी सीखने आई थी। मैडलिन स्लेड मीराबेन हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी में ये हिंदी सीखने आई थी। और ये महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से ये इतना प्रभावित हुई कि ये भारत की होकर के ही रह गई, ये महात्मा गांधी के मानव सेवा भाव से, सत्य से, अहिंसा से, सत्याग्रह से, सर्वोदय से, ये ऐसे फैक्टर हैं, ये ऐसे कारक हैं जिन्होंने इन्हें इतना प्रभावित किया कि ये महात्मा गांधी के विचारों से इतना प्रभावित हुई। महात्मा गांधी के विचारों से इतना प्रभावित हुई कि आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन्होंने मानव सेवा, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय, ये सभी ऐसे फैक्ट थे जो फैक्ट उन्हें सबसे ज़्यादा क्या किए, प्रभावित किए। यहाँ तक कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूना के आगा खां पैलेस में ये महात्मा गांधी के साथ पूना के आगा खां पैलेस में ही गिरफ्तार रहीं। इनके द्वारा कई आश्रम बनाए गए, जैसे किसान आश्रम, सत्याग्रह किसान आश्रम, गांधी या बापूग्राम, किसान आश्रम, बापूग्राम और गोपाल आश्रम, किसान आश्रम,
किसान आश्रम, बापू ग्राम और गोपाल आश्रम, ये तीनों आश्रम इनके द्वारा स्थापित किए गए। किसके द्वारा? तो मीराबेन के द्वारा या मैडलिन स्लेट के द्वारा। मैडलिन स्लेट के द्वारा किसान आश्रम, बापू ग्राम आश्रम और गोपाल आश्रम, ये तीनों आश्रम स्थापित किए गए। यहाँ तक कि इन्होंने बापू के लिए स्वयं कुटिया तैयार की थी। इन्होंने बापू के लिए एक स्वयं कुटिया तैयार की थी, जहाँ 1936 से लेकर 1946 तक महात्मा गांधी, बापू जो है वह इसी कुटिया में रहते थे, जिसको इन्होंने स्वयं तैयार किया था। जिसको इन्होंने क्या किया था? स्वयं तैयार किया था, मीराबेन, 1936 से 1947 तक। और 1982 में इन्हें मृत्यु पर्यंत पद्म भूषण से नवाजा गया। इन्हें 1982 में भारत सरकार के द्वारा मृत्यु पर्यंत इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। तो ऐसी महान विभूतियाँ थी मित्रों। इन्होंने, देखिए आप, इन्होंने समाज के लोगों को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के लोगों को, यहाँ तक कि इन्होंने अपना सब कुछ इन्होंने न्यौछावर कर दिया। पूरी तरह से इन्होंने सेवा भाव की भावना थी इनके अंदर। विदेशी होते हुए भी ये भारतीयों के प्रति इनका उदार रवैया, इनका मेहनत, इनका परिश्रम आप लोग देखिए मित्रों। तो मुझे लगता है कि बातें हमारी लगभग कंप्लीट हो गई। इनसे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, हमने हर पहलुओं पर चर्चा किया। तो दोस्तों, अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।